In today's video, we'll study the animal models used in developmental biology. तो बेसिकली बेटा जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए मतलब एम्ब्रियोलॉजी के टाइम पे जो पैटर्न है क्लीवेज में, उसके अलावा जो सेल डिफरेंशिएशन में पैटर्न्स हो रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म या मॉडल तो यूज़ करना पड़ेगा. सो दीज आर द वेरियस मॉडल्स विच आर बीइंग यूज्ड इन दिस फॉर स्टडिंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दैट इज सी अर्किन, फ्रॉग, सैलमेंडर्स, ड्रोसोफिला. अब रिसेंटली मतलब फ्रॉम सर्टेन डिकेड्स या कुछ ईयर से ही शुरू हुआ है, बिकॉज ड्रोसोफिला में जेनेटिक स्टडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से करी जा सकती हैं. तो उससे पहले जब यूज़ होते थे तब ड्रोसोफिला यूज़ नहीं होता था, तब मेनली सी अर्किन, फ्रॉग, सैलमेंडर्स ये यूज़ होते थे. सो वाई सो, पहली चीज़ तो हम एनिमल मॉडल्स को यूज़ करके हो रही है. वेरियस नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट एनिमल मॉडल्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द पास्ट आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो नॉन वर्टिब्रेट हो या वर्टिब्रेट हो, वो पहले भी यूज़ होते थे और अभी भी यूज़ होते हैं. और किस लिए यूज़ होते हैं? एम्ब्रियोलॉजी को और डेवलपमेंटल पैटर्न्स को पढ़ने के लिए. These animal models have been used in order to understand how animals develop both at the observable, morphological, experimental level and at the level of molecular biology and genetics. हम ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इनमें हमें क्या पैटर्न नजर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द वीडियो जिसमें हमने हिस्ट्री और इंट्रो पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि देर आर वेरियस बायोलॉजिस्ट जिन्होंने देखा कि अच्छा मतलब वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि एग में क्लीवेज होती कैसे है. जैसे उन्होंने देखा कि जो योग्ड एग्स होते हैं, ठीक है, योग्ड एग्स के अंदर सिर्फ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हो रही है, इनकम्प्लीट क्लीवेज हो रही है. तो बेसिकली ऑब्जर्व करना है, मॉर्फोलॉजी देखना है. एक्सपेरिमेंट्स जो हम कर रहे हैं, जैसे कि एक हॉट नीडल वाला एक्सपेरिमेंट करा गया था, तो वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि क्या चेंजेस होते हैं, कौन से स्टेज में सेल डिफरेंशिएट होता है, कौन से स्टेज में सेल डिटरमाइन हो जाता है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करना, जीन्स को स्टडी करना, ऑल दीज आर डन यूजिंग दीज एनिमल मॉडल्स. Scientists observe that there are remarkable similarities in the developmental mechanism of all animals. Not only genes and proteins, but entire signaling pathways and their response in developing embryos appear highly conserved throughout evolution. तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ देखी कि बहुत सिमिलर पैटर्न्स हैं एनिमल्स में, मतलब डिफरेंट एनिमल्स के अंदर बहुत सारे सिमिलर पैटर्न्स हैं. जिस पैटर्न से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, जिस पैटर्न से वो डेवलप हो रहे हैं, जिस पैटर्न से यूनिसेल मतलब एक सिंगल सेल जो है वो मल्टी सेल्यूलर की तरफ बढ़ रहा है. मोर रिसेंटली एक्सपेरिमेंट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन वाइडली डिफरेंट बॉडी प्लान्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल many basic mechanisms of development are controlled by a common set of regulatory gene. In short, साइंटिस्ट ने जब जीन एक्सप्रेशन को पढ़ना शुरू करा, जब जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले फील्ड को भी एम्ब्रियोलॉजी के साथ कंबाइन करा गया, जब जीन्स देखे गए कि सेल ऑब्वियसली सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है, जीन. अगर सेल कोई भी फंक्शन कर रहा है तो उसको किसने कंट्रोल करा है, किसने उसको डायरेक्ट करा है वो काम करने के लिए? न्यूक्लियस ने और जीन्स ने. दैट मीन्स जीन का तो मेजर रोल है. तो जब साइंटिस्ट ने जीन को स्टडी करना शुरू करा तो उन्होंने देखा दैट देयर आर अ कॉमन सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स. एक ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो रेगुलेटरी जीन्स, जिनको वो नाम दे रहे हैं, जो सेल्स को डायरेक्ट करता है कि जिसकी वजह से वो क्या फंक्शन परफॉर्म करे, या वो कौन सा सेल या टिश्यू जो है वो उसमें पार्टिसिपेट हो. फॉर एग्जाम्पल, जीन स्पेसिफाइंग पोजिशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइज इन माउस हैज अ क्लोज काउंटरपार्ट विद नियरली आइडेंटिकल फंक्शन इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला. तो उन्होंने देखा जो फॉर्मेशन ऑफ आई वाला जीन होता है वो माउस में, विच इज अ वर्टिब्रेट, एंड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला विच इज एन इनवर्टिब्रेट, उनके अंदर वो जीन्स ऑलमोस्ट सेम है. साइंटिस्ट however found that only a limited number of animal species could be utilized for investigating the developmental process. इसलिए उनको लगा कि अगर एनिमल्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं तो हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स को एज मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ कुछ एनिमल्स को या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज को हम यूज कर सकते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए. Animal model organism as non-human species that have been widely studied mostly because. तो अब आ गया हम non-human species या basically animals को study क्यों कर रहे हैं? Because of the ease with which different experimental techniques can be conducted. हम smaller organism लेते हैं जिनको lab में grow करके या उन पे experimental studies easily हो सकती हैं. Because of the ease with which they can be maintained. बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ ब्रीडिंग देम इन लैब. शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, हम ये सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी न्यू ऑफस्प्रिंग्स मिले, न्यू बैच मिले और हम उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो स्टडी कर सकें. रैपिड डेवलपमेंट होगी अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी तो. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर रोबस्ट एम्ब्रियोज आर इजी टू मैनिपुलेट. उनके एम्ब्रियोज को मैनिपुलेट करना ईजी होता है. यही अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये सारे प्रोसेस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे. एक तो ह्यूमन इज अ वेरी बिग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और द मैमल. उसके अलावा जो एम्ब्रियोज है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोज है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं. तो ये लोग बेसिकली जो जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ऐसे एम्ब्रियोज चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल हो. तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज लेड फर्टिलाइज्ड एग्स आर क्वाइट इजी टू स्टडी. दीज मॉडल्स मे बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर आंसरिंग कॉमन एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस एनिमल ग्रुप. क्योंकि हमने कहा कि काफी हद तक सिमिलैरिटी है जीन्स में. देयर आर ओनली फ्यू लिमिटेड सेट ऑफ जीन्स जो फंक्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और वो बहुत सारे एनिमल्स में सिमिलर और मोर और लेस सिमिलर है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन मॉडल्स को हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूज करके हम इनमें बहुत सारे प्रोसेस पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन आंसर्स अबाउट वेदर द मैकेनिज्म ऑफ आई फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला मे बी कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स. जैसे कि वो ये मान सकते हैं या वो इस स्टडी में लगे हुए हैं कि ड्रोसोफिला की जो आई फॉर्मेशन है वो सेम मॉडल रिप्रेजेंट करेगा आई फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट्स का.
तो अब आ जाते हैं मॉडल्स पे, जो डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लासिकल मॉडल। जो पहले मॉडल्स यूज़ होते थे, पहले से ही यूज़ होते हुए आ रहे हैं, दैट इज सी अर्किन, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स। उसके सी अर्किन जो है इट इज़ एन इकाइनोडर्म, तो ये हमारे पास हो गया इनवर्टिब्रेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स, ये हैं एम्फिबियंस। तो एम्फिबियन हमारे पास किस में आ गए, वर्टिब्रेट्स में। फिर उसके बाद ड्रोसोफिला को यूज़ करा। ड्रोसोफिला इज एन इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा में इनवर्टिब्रेट है, बट ड्रोसोफिला की जो स्टडी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारे जीन्स पे काम करा गया उसको स्टडी करते वक्त, और उससे हमें नए ही चीज़ें पता चली। न्यूअर मॉडल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो यूज़ हो रहे हैं सी एलिगेंस एंड डेनियोरेरियो। डेनियोरेरियो इज जेब्राफिश एंड सी एलिगन इज अ टाइप ऑफ राउंड वर्म, ठीक है। तो इट इज़ अ नीमाटोड, दिस इज ऑल्सो एन इनवर्टिब्रेट, और ये है जीब्राफिश विच इज़ अ वर्टिब्रेट। तो ये है सी अर्किन, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और हमें ये देखने में एक स्पाइनी बॉल की तरह लगेगा। ये उसका डॉर्सल व्यू है। Sea urchin is an echinoderm and is found in shallow tide pools and ocean of the world. The features that make it suitable to study are, अब यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पेपर में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि sea urchins को क्यों यूज़ करा जा रहा है। Gametes can be obtained easily and artificial spawning and fertilization and rearing is possible. तो बेसिकली हम इसको आर्टिफिशियली, मतलब लैब के अंदर हम खुद से इसमें फर्टिलाइजेशन करवा के इसको रियर कर सकते हैं। गेमीट्स, एग वगैरह, मतलब इनके जो गेमीट्स होते हैं मेल और फीमेल गेमीट, वो ऑब्टेन करना ईजी है। लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक ही बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं स्टडी करने के लिए। और जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो भी हमें एक बड़े लेवल पे दिख सकते हैं। एक कहते हैं ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस जो है, हमारा सैम्पल साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर हम एक शॉर्ट सैम्पल साइज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे रिजल्ट जो है वो उतने एक्यूरेट नहीं होंगे। तो अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि उससे हमारा जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। जो भी वेरिएशंस आएंगी वो हमें और दिख सकती हैं, और लार्ज एग्स होने की वजह से ये जो है वो ईजिली विजिबल है। Early development is highly synchronous. Large number of synchronously developing embryos can be obtained quickly and easily. तो यहाँ पे जब एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो सारे एक ही साथ हैच करके ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, विच इज ईजी। हाई फिकंडिटी, दैट मीन्स द ग्रेविड अडल्ट प्रोड्यूसेस इनॉर्मस नंबर ऑफ गेमीट्स। जो फर्टिलाइज पार्ट्स होते हैं, जो एग लेइंग पार्ट्स होते हैं, वहाँ से बहुत सारे गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे ओवाज वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ईजिली कलेक्ट करे जा सकते हैं। अ सिंगल फीमेल कैन प्रोवाइड मेनी मिलियन ऑफ oocytes एंड अ सिंगल मेल कैन मेनी बिलियन ऑफ स्पर्म्स। बोथ टाइप ऑफ गेमीट्स आर फुल्ली कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन विदाउट एडिशनल मैच्योरेशन। तो बेसिकली एक तो लैब में ग्रो करना ईजी है, रियरिंग जो है वो ईजी है, लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स हमें मिल रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट रिलेटेड हो गया, क्योंकि फीमेल जो है वो बहुत सारे oocytes प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल जो है वो बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनॉर्मस नंबर ऑफ एग्स मिलने की वजह से, गेमीट्स मिलने की वजह से हम उसको लैब में कलेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियली हम उसको फर्टिलाइज करवा सकते हैं। फर्टिलाइज करेंगे तो हमें जो एम्ब्रियोज मिलेंगे वो भी बहुत सारे मिलेंगे नंबर में, प्लस वो हाईली सिंक्रोनस है, तो वो सारे एक ही साथ ग्रो होंगे। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर्स एक्सटर्नली बोथ इन नेचर एंड इन द लैब। डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड सिंक्रोनसली बाय सिंपली मिक्सिंग स्पर्म एंड एग्स। तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है, और उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो भी एक्सटर्नल है, तो उसको स्टडी करना लैब में ईजी हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज रैपिड इन मेनी वार्म वाटर स्पीशीज, ओनली 1 to 2 days आर रिक्वायर्ड फॉर द fertilized egg to develop into a Plutus larva. Only one practical consequence of this rapid development is that time between experimental manipulation and analysis of the developmental effect is very short. तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि आज अगर उन्होंने फर्टिलाइजेशन करवाई किसी एक ट्यूब के अंदर या डिश के अंदर, स्पर्म्स और एग को कंबाइन करा, वो फर्टिलाइज हुए विद इन फ्यू आवर्स, और विद इन 1 to 2 days अगर हमें वो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, उनको हम स्टडी कर सके, तो दैट मेक्स अ वेरी गुड सेंस। लेकिन अगर हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करें जो फर्टिलाइजेशन के 2 weeks बाद या 10 weeks बाद या 2 months बाद वो प्रोड्यूस होगा, तो स्टडी जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी, ठीक है। Okay. The embryo has a simple structure. At the late blastula stage, the embryo is simple hollow ball composed of about 800 cells with a central cavity that is blastocele. तो कुछ इस तरीके का होता है blastula stage। ये जो सेंटर कैविटी है ये क्या हो जाती है, blastocele, और ये जो साइड वाली लेयर है दिस इज ब्लास्टोडर्म। The number of cells approximately double by the end of gastrulation and do not exceed 2000 to 3000 cells during pre-feeding development. The embryo and Pluteus larva have relatively simple morphologies and only 15 to 20 distinct cell types arise during embryogenesis. अब embryogenesis तक यहाँ पे तकरीबन सिर्फ 50 to 20 सेल लाइनेजेस हैं, तो हम अलग अलग सेल लाइनेजेस को इजीली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी में हंड्रेड्स ऑफ सेल लाइनेजेस आ जाएंगी तो वहाँ पे हर सेल लाइनेज को स्टडी करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। द एम्ब्रियो इज हाईली ट्रांसपेरेंट। द एम्ब्रियोज ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ सी अर्किन्स आर ऑलमोस्ट एज क्लियर एज ग्लास। दिस ट्रांसपेरेंसी कपल्ड विद एनाटॉमिकली सिंप्लिसिटी ऑफ द एम्ब्रियो हेल्प इन लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो क्योंकि अगर वो कलरलेस है तो हम इजीली उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्योंकि स्टेन्स भी क्या होते हैं, स्टेन्स ऑब्वियसली आपको पता है कि उसमें डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, कुछ पार्ट लाइट कलर के होते हैं, कुछ डार्क के, कुछ में एसिडिक स्टेन रिटेन करते हैं, कुछ में बेसिक स्टेन। तो वो डिफरेंशियल स्टेनिंग की वजह से हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है जी। After microscopic study to see fertilization in early stages of embryo, the biochemical and molecular events have also been studied. तो हमने इसके बॉडी के जो केमिकल्स थे जैसे कि मे बी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स या कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो हो रहे हैं वो सारे स्टडी करें. स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज टू perturb development. Diverse tools are available for analyzing and manipulating gene expression. C. Erkin as well suited to all modern approaches for analyzing gene expression. Recent sequencing of its genome has made it a model organism for study of developmental biology. क्योंकि अब रिसेंटली इसकी जीन सीक्वेंसिंग करी गई है, इसका जो जीनोटाइप है वो पूरा आइडेंटिफाई करा गया, जिसकी वजह से हम इसको जेनेटिक्स की स्टडी में भी यूज करते हैं. दो इट इज एन इकाइनोडर्म, इट एनकोड्स मेनी वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम रिलेटेड जीन. हालांकि ये एक इकाइनोडर्म है, बट जैसे हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स के अंदर सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं, तो इनके जीन्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है टू द जीन्स रिलेटेड टू वर्टिब्रल इम्यून सिस्टम. Maternal molecules especially restricted and are involved in determining cell fate, apoptosis, autophagy, and recently are seen to have a role in cellular and molecular mechanism involved in human health and disease. तो जो maternal molecules होते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो molecules हैं, हमने उनका भी रोल देखा कि वो भी ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. Over a century, C. Erkin has been a prototype for investigation of development of body plan, cell adhesion, signaling, age-related pathways and mechanism of cell death. तो यही सारी ईज की वजह से C. Erkins को बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ करा जा रहा है बॉडी प्लान को स्टडी करने के लिए, सेल के जो पैटर्न्स होते हैं, सेल एडहेशन या सेल में जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज मच मोर देन एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में हम सिर्फ बर्थ तक का देखते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी डील्स विद अडल्टहुड, विद एजिंग एज वेल. तो जो एजिंग हो रही है, जो सेनेसेंस है, जो सेल डेथ हो रही है, वो सारे पैटर्न्स भी C. Erkin के अंदर इजीली स्टडी करे गए हैं. नेक्स्ट है फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स. तो बेसिकली अगर हम देखिए फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स को, द टेक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ एम्फीबियंस इज वेल सूटेड फॉर द कंपैरेटिव डेवलपमेंटल स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स. तो एम्फीबियंस जो है वो बहुत अच्छा एक मॉडल है, क्योंकि अगर ये बहुत क्लोज है इन कंपैरिजन टू, अगर हम वर्टिब्रेट देखें तो वर्टिब्रल की ही 5 क्लासेस में एम्फीबियंस आर मच क्लोज टू रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. तो इसलिए इसकी जो स्टडी है वो इन तीनों को और स्ट्रॉन्गली रिलेट करती है. डेवलपमेंटल स्टडीज ऑफ फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स हैव मेड पॉसिबल इंपॉर्टेंट इनसाइट फॉर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दैट कंट्रोल एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, एनिमल डेवलपमेंट. तो बेसिकली इसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को स्टडी करके हम सेल के अंदर की डिवीजन अच्छे से, सेल डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं और डेवलप कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें और क्लोजली पढ़ सकते हैं. सैलमेंडर्स सर्व एज इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट मॉडल फॉर द स्टडी ऑफ रीजनरेशन एंड टिश्यू रिपेयर. सैलमेंडर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पैटर्न ऑफ रीजनरेशन एंड टिश्यू रिपेयर. हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर स्टडीज ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट हैव बीन द अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, Xenopus levis and Rana pipens. तो बेसिकली फ्रॉग और सैलमेंडर्स के नाम. ड्यू टू फॉलोइंग प्रैक्टिकल एडवांटेजेस, एग्स ऑफ Xenopus and Rana आर लार्ज साइज एंड द एग्स डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर. इनके जो एग्स हैं वो लार्ज साइज है, जो इनमें जो फर्टिलाइजेशन हो रही है या जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक्सटर्नल है, तो इजीली हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं. लार्ज साइज है तो ऑब्जर्व करना ईजी है. एग्स जो है वो मदर जो फीमेल फ्रॉग होते हैं, फीमेल टोड या सैलमेंडर्स होते हैं, वो एग ले करते हैं वाटर में. तो एम्फीबियंस यूजुअली ले दे इन वाटर, तो उसकी वजह से उनको कलेक्ट करना और स्टडी करना ईजी है. फॉर दिस मेक्स इट ईजी फॉर द रिसर्चर्स टू कलेक्ट देम फ्रॉम वाटर and carry them to lab for microscopic studies. They can be easily bred in captivity and be induced to spawn artificially by chorionic gonadotropin. तो हम external hormonal stimulation से, chorionic gonadotropin hormone की help से हम इनको easily breed करवा सकते हैं. The large number of eggs produced at a time facilitate biochemical analysis. क्योंकि ये large number of eggs produce कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम अलग अलग बैचेस में अलग अलग केमिकल्स को स्टडी कर सकते हैं, हार्मोन्स के रोल को स्टडी कर सकते हैं. Their embryos can be observed easily. Xenopus has a short time of development before it reaches the free swimming लार्वल स्टेज. तो बेसिकली इसका भी शॉर्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट है, नियरली 4 days. तो 4 days के अंदर हमें नियरली लार्वल स्टेज नजर आने लग जाती है. जैसे हमने C. Erkins में देखा था कि 2 दिन में, तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो उसको स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा. द नेक्स्ट वन आर ड्रोसोफिला. सो अगर हमसे बेसिकली पूछा जाए कि हम फ्रॉग और सैलमेंडर्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्योंकि ये एम्फीबियन है, तो ये और क्लोज रिलेटेड है रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल से. दूसरा, फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स इसलिए इंपॉर्टेंट, सैलमेंडर स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि उसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं रीजनरेशन एंड टिश्यू रिपेयर के पैटर्न को. उसके अलावा जो एडवांटेजेस है वो सिमिलर ही हो गए ऑलमोस्ट C. Erkins से, कि लार्ज साइज एग है, सॉरी लार्ज साइज तो सिमिलर नहीं हुआ, बट हाँ बहुत सारे नंबर्स ऑफ एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, इजीली ब्रीड कर सकते हैं लैब में, और जो लाइफ साइकिल है, ये जो डेवलपमेंट का टाइम है वो बहुत शॉर्ट है. तो ये सारी चीज़ें मेक्स इट आइडल फॉर टू बी यूज्ड एज एन एनिमल मॉडल. द नेक्स्ट वन इज ड्रोसोफिला, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई. Since the middle of the 20th century, the fruit fly Drosophila melanogaster has been a favorite model for research in genetics. Drosophila का मेनली जो एक आउटब्रेक, मतलब एक जो शुरू हुआ ट्रेंड, वो इसलिए क्योंकि इसको जेनेटिक्स में यूज करा गया और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले. आफ्टर द एक्सटेंसिव यूज ऑफ Drosophila for genetic analysis, a crucial model organism in developmental biology, especially in order to understand gene activation, gene regulation, differential gene expression, genomic equivalence, genetic control in the process of animal development. As I told you, Drosophila ने हमें एक नई रोशनी दी. हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर भी जो जेनेटिक्स
वाला पार्ट आया कि अब हम जीन एक्सप्रेशन को पढ़ना शुरू करेंगे, दैट आइडिया केम आफ्टर द स्टडी इन जेनेटिक्स विद ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में हमने स्टडी करके जीन एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंस, जेनेटिक कंट्रोल, एनिमल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी शुरू करी। द एडवांटेजेस ऑफ ड्रोसोफिला एज अ की मॉडल फॉर लैब स्टडीज फॉर जेनेटिकल डेवलपमेंटल बायोलॉजीज आर एज फॉलोज। तो अगर हम बात करें कि ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ करा जाता है या क्यों इसको की मॉडल माना जाता है, अगेन इजीली कल्चर्ड है, मेंटेन है, ब्रीड कर सकते हैं लैब में, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 2 वीक्स एंड प्रोड्यूसेस मेनी ऑफस्प्रिंग, द एम्ब्रियो डेवलप आउटसाइड द मदर्स बॉडी सो कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर हो रही है, वो एग ले कर देते हैं, फर्टिलाइज होकर डेवलप होता है, तो इसलिए उसको कलेक्ट करना और स्टडी करना ईजी हो जाता है। ड्रोसोफिला जिनोम कंटेन नियरली 15,500 जीन्स, और इतने जीन, तो इसका मतलब ये है हम इसका जीनोमिक सीक्वेंस कर चुके हैं। ठीक है, और जब हम इसका सीक्वेंस कर चुके हैं तो उन जीन्स को स्टडी करना ईजी है। अब इसमें हम हर जीन का रोल पढ़ते हैं कि कौन से ग्रुप ऑफ जीन्स कौन सा करेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है जी। जेनेटिक एनालिसिस ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज अनरेवल्ड मेनी जीन्स दैट कंट्रोल डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, और इसके इतने जीन्स को स्टडी करने के बाद हमें बहुत सारे जीन्स के बारे में पता चला जो कंट्रोल करते हैं सेल की डेवलपमेंट को और सेल की डिफरेंशिएशन को। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रोसोफिला एंड वर्टिब्रेट जीन, स्पेशली ह्यूमन जीन्स दैट ऑपरेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट वाज फाउंड दैट होम्योटिक जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, जब हम ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके होम्योटिक जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि होम्योटिक जीन्स कैसे उसके मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। होम्योटिक जीन्स दैट आर मास्टर रेगुलेटर्स एज दे डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर बॉडी सेगमेंट एंड हाईली कंजर्व्ड इन एनिमल्स हैव कॉरेस्पॉन्डिंग जीन इन फ्रूट फ्लाइज, माइज एंड ह्यूमन। तो बेसिकली क्या होता है, हर देयर इज अ सेट ऑफ जीन, जैसे कुछ जीन्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ पे विंग बनेंगे, कितने विंग बनेंगे, फिर लेग्स, ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग जीन, अलग अलग ऑर्गन्स जो बन रहे हैं, दोज आर कंट्रोल बाय सर्टेन सेट ऑफ जीन्स, और जिनको हम बोलते हैं होम्योटिक जीन्स। इसकी जो हमें स्टडी के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला वो ड्रोसोफिला की हेल्प से पता चला। एंड प्लस एक एडवांटेज था कि ये जो जीन्स है वो बहुत सारा, हमने बोला ना की मॉडल है। मॉडल क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जीन हम ड्रोसोफिला में पढ़ रहे हैं वैसा कुछ हमें ह्यूमंस में या दूसरे एनिमल्स में नहीं मिल रहा, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमें ह्यूमंस में, वर्टिब्रेट्स में मिल रही है, तो विच मेक्स द स्टडी वेरी वायबल, वेरी यूजफुल। Drosophila as a model organism has been very important in research for information on genetic and molecular basis of animal induced to be formed. The mutants have been helpful in studying the powerful role of gene in directing normal and abnormal development. अब जो भी एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, पहले देखो एक तो चीज़ थी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या पैटर्न है। ठीक है, एक हम कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन इफ दिस इज हैपनिंग, ये ऑर्गन ने ऐसी फॉर्मेशन करी है, ये टिश्यू ने, ये सेल ने ये टिश्यू बनाया, इस टिश्यू ने ये ऑर्गन बनाया, तो ये कैसे हुआ, वो प्रोसेस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है एक्सपेरिमेंटल लेवल। एक्सपेरिमेंटल लेवल में हम चीज़ें चेंज करके देखते हैं, जैसे वो हॉट नीडल वाले एक्सपेरिमेंट को हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था कि 2 सेल स्टेज में अगर एक को हॉट नीडल से खराब कर दिया तो हमने देखा अब डेवलपमेंटल में क्या पैटर्न आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें 2 तरीके के डेवलपमेंटल मिले, एक रेगुलेटिव, एक मोज़ैक। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जो जब हम म्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, जब हम चेंजेस लाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ चेंज होगा तो ये नॉर्मली और एबनॉर्मली कैसे डेवलप करने वाले हैं। इवन मोर डिटेल जेनेटिक एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू करंट टेक्निक्स एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेवलपमेंट एज म्यूटेंट्स आर रेडिली अवेलेबल। और म्यूटेंट को स्टडी करना इसलिए ईजी हो गया क्योंकि अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसमें बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिससे हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर भी सकते हैं और उसको स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ करा जा रहा है, ड्रोसोफिला को इसलिए यूज़ करा जा रहा है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसमें हम इसका जीन सीक्वेंस कर चुके हैं, ये हमें जीन एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंस, जीन कंट्रोल, जीन एक्टिवेशन, जीन रेगुलेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लस अगेन इजीली कल्चर्ड है, लैब में ग्रो कर सकते हैं, इजीली ब्रीड करवा सकते हैं, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल है, हालांकि उतना शॉर्ट नहीं है जो अभी हमने पिछले 2 मॉडल्स देखे, बट ठीक है, स्टिल इट इज शॉर्ट। 2 वीक्स में हमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स देखने के लिए मिल रहे हैं जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द मदर्स बॉडी हो रही है। बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, मतलब नियरली 15,500 जीन्स प्रेजेंट है, और ये जीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली ड्रोसोफिला की स्टडी से हमें क्या मिला, होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स हमें बताया कि जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन को, और जो होम्योटिक जीन्स हमें ड्रोसोफिला में मिले वैसे ही सिमिलर जीन्स हमें ह्यूमंस में, माइज में और बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी देखने के लिए मिले, जिनकी हेल्प से हम ये स्टडी कर पाए, हम रिलेशनशिप समझ पाए कि जीन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बेसिस ही इसका मेन हमारे लिए एडवांटेज है। प्लस हम ड्रोसोफिला में म्यूटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे नए मॉडल दैट इज सी एलिगेंस, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप में, राउंड वर्म्स, एंड डेनियोरिडियो विच आर कॉमनली नोन एज ज़ेब्राफिश। ठीक है, सो ये बेसिकली है हमारा वर्टिब्रेट, ये है हमारा इनवर्टिब्रेट विच आर नॉर्मली नीमाटोड्स।
The two other organisms have been used for by developmental biologies are roundworm, that is C. elegans, and zebrafish, that is Denioridium. C. elegans की बात करें तो free living nematode lives in soil but easily grown in petri dishes. Only a millimeters long transparent worm with limited cell types. तो इसके अंदर cell types बहुत limited है. जैसे मैंने पहले बताया था, अभी हमने एक organism पढ़ा था जिसके अंदर सिर्फ 15 to 20 cell types है. कम cell types होंगे तो हम उनको और अच्छे में study कर पाएंगे. The adult and embryo are transparent. It requires only 3.5 days to grow from zygote to mature adult and has a large brood size. तो बहुत सारे organism मिल रहे हैं एक ही ग्रुप में. प्लस शॉर्ट लाइफ स्पैन है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, जिसकी वजह से हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन 10 आवर्स. 3.5 डेज में तो ये अडल्ट फॉर्म बन जाती है. तो इसके एम्ब्रियो और लार्वल फॉर्म्स जो है वो हमें विद इन अ डे देखने के लिए मिल जाते हैं. इसका जीनोम भी हम कंप्लीटली सीक्वेंस कर चुके हैं, पूरा जीन का सीक्वेंसिंग हो चुका है, जिसकी वजह से हम इसके जीन्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा जीन किस एक्सप्रेशन या किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है. दे आर द फर्स्ट मेटाजोन जीनोम टू बी sequence. C. elegans has a simple system and so by following the division of its cell, scientists have worked out the complete cell lineage. इनके अंदर जो सेल डिवीजन है वो comparatively simple है, जिसकी वजह से हम अलग अलग सेल lineages को स्टडी कर पाए, which is invariant. Invariant means that all the individual of the species have same anatomy. तो हर जितने भी C. elegans हमने उठाए सबके अंदर सेम सेल lineages और सेम anatomy मिली, जिसकी वजह से हमारी स्टडी और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई. कमिंग टू ज़ेब्राफिश. ज़ेब्राफिश जो है वो स्मॉल है, रोबस्ट, चीपर टू मेंटेन देन माइस. अगर हम माइस वगैरह देखें वो थोड़े बड़े मॉडल्स हो जाते हैं. द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज इजीली एसेसिबल एग्स एंड एम्ब्रियोज दैट आर ट्रांसपेरेंट. अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे हम सब में प्रेफर कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट एग्स हों और एसेसिबल एग्स हों, तो मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती हो. उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स मिले या लार्ज नंबर ऑफ एग्स या ऑर्गेनिजम्स मिले. एवरी ब्लड वेसल इन अ लिविंग ज़ेब्राफिश एम्ब्रियो कैन बी सीन यूजिंग अ लो पावर माइक्रोस्कोप. दस चेंजेस कैन एक्चुअली बी ऑब्जर्व्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ज़ेब्राफिश प्रोड्यूसेस हंड्रेड ऑफ ऑफस्प्रिंग, अगेन लार्ज batch चाहिए at weekly interval, providing scientists with an ample supply of embryo to study. The eggs are fertilized and develop outside the mother's body, जो हम हर किसी में चाहते हैं कि external fertilization, external development हो. This also serves as an ideal model for organism for studying of early development. Embryos of zebrafish grow at an extremely fast rate, developing as much in a day as human embryo. As much in a day as a human embryo develops in a month. तो human embryo जितना 1 month में grow करता है उतनी growth हमें इसमें 1 day में नजर आ रही है. Although generation time in zebrafish is 2 to 4 months, the early stages of development takes place quickly. जो फुल अडल्ट फॉर्म होती है वो 2 to 4 मंथ्स में मिलती है, लेकिन जो शुरू के स्टेजेस है वो बहुत जल्दी है. तो जिसकी वजह से जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है, जब हमें एम्ब्रियो को सेल डिफरेंशिएशन या सेल पैटर्न्स को स्टडी करना है, वो काम हमारा जल्दी हो जाता है. बाय 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोस्ट टिश्यूज एंड अर्ली वर्जन्स ऑफ ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. सी, तो ये जितने भी मेन स्टेजेस थे जिसमें अंदर हमने पूरा देखा कि क्लीवेज कैसे हो रही है, फुल क्लीवेज है, हाफ क्लीवेज है, क्लीवेज को स्टडी करना है, सेल डिफरेंशिएशन को स्टडी करना है, गैस्ट्रुलेशन, 3 जर्म लेयर्स कैसे, तो ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे बहुत जल्दी हो रहे हैं विद इन अ डे और 2. आफ्टर 2 days the fish hatches out of the egg. Zebrafish share 70% of genes with human. Now that makes it very important. The zebrafish genome has been fully sequenced and the model is also useful for molecular studies. मतलब कि हम इसके genetics पे भी easily study इसके genes को भी कर सकते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज़ेब्राफिश को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस है, हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल है, लार्ज नंबर्स में हमें मिल रहे हैं और लैब में भी कम स्पेस चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, इसका जीनोम पूरे तरीके से सीक्वेंस हो चुका है तो उसको स्टडी करना ईजी है. ये जो है वो ह्यूमन जीन से 70% मैच करता है, तो इसकी स्टडीज हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करने में बहुत सिमिलर है, तो हेल्पफुल है. ज़ेब्राफिश एम्ब्रियोज आर ट्रांसपेरेंट अलाउइंग नॉन इन्वेसिव इन वीवो इमेजिनिंग ऑफ द हार्ट. क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो हम इंक वगैरह या स्टेन वगैरह इंड्यूस करके इसको ईजिली हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें इसको डाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल जेनेटिक मैनिपुलेशन है, जीन्स इजीली मैनिपुलेट करे जा सकते हैं, ये बहुत जल्दी अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट कर लेती हैं, तो इसलिए हम यहाँ से रीजनरेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं. हाई थ्रू आउट ड्रग स्क्रीनिंग, दैट मीन्स मतलब लो वॉल्यूम ऑफ ड्रग में ही हमें इसमें अगर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और अलग अलग ड्रग्स के एक्शन देखने हैं तो कम अमाउंट ऑफ ड्रग देने पर ही हम इसके अंदर स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं. तो बेसिकली आप जितने भी मॉडल्स पढ़ो प्लीज ट्राई करो उनके कुछ 5 to 8 बुलेट पॉइंट्स बना लो जो आपको लर्न करने में हेल्प करें कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ मॉडल और व्हाई दैट ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ मॉडल. उसी तरह अगर हम सी एलिगेंस का देखिए, स्मॉल साइज है, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ट्रांसलूसेंट बॉडी है, उस तरह ईज टू कल्चर, स्मॉल जीनोम, पूरा जीनोम सीक्वेंस हो चुका है, तो म्यूटेशन को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं. तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स बना के उनको एक्सप्लेन करोगे आई थिंक आपके लिए लर्न करना थोड़ा ईजी हो जाएगा. उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ड्रोसोफिला में हमें क्या फीचर्स हैं, ज़ेब्राफिश के अंदर ये सारी फीचर्स हैं, रैबिट, रोडेंट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं. वी मोर ओवर ट्राई दीज स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये हो गया, या उसके अलावा सी अर्कन्स हमने देख लिए, सालामेंडर्स हमने देख लिए, ड्रोसोफिला तो है ही यहाँ पे, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनिमल मॉडल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आया होगा. तो दिस वॉज द सेकंड लेक्चर ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बिगिन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज गेमीटोजेनेसिस. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस विच कंप्राइजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा. ठीक है जी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. यू फील फ्री टू पुट योर डाउट्स और एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. कीप स्टडीइंग.